Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो इस स्टडी को करने के लिए हमें वेरियस हेड्स को स्टडी करना पड़ेगा। The study of this subject can be divided into following heads. Number 1 is परचेज मटेरियल एंड स्टोरिंग, यानी कि मटेरियल का परचेज करना कि कैसे कितना हमें मटेरियल चाहिए, कहाँ से लेना है, किस क्वांटिटी में लेना है, किस क्वालिटी का लेना है, उस टाइप के हर चीज़ पर सोच विचार कर फिर परचेज ऑफ मटेरियल करना। और जब मटेरियल की आपने परचेज़ कर ली है, फिर ये सोचना कि यार उसको स्टोर कहाँ करेंगे हम, तो उसकी स्टोरिंग करवाना। ठीक है, ये आएगा हमारे फर्स्ट हेड में। अनदर वन इज़ मटेरियल इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी मटेरियल के स्टॉक का कंट्रोल कैसे करेंगे हम, कि हम कितना हमें स्पेसिफिक जो अपने गोडाउन में या स्टॉक जहाँ पर रखते हैं हमें कितना इन्वेंट्री स्टॉक करके रखना है, कितने टाइम पे इन्वेंट्री वापस परचेज़ करना है, इस चीज़ का ध्यान में रखना। थर्ड वन इज़ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, और मटेरियल की प्राइसिंग कैसे करनी है कि रॉ मटेरियल किस प्राइस का हो, किस क्वांटिटी का हो, मतलब अच्छी क्वांटिटी का जो क्वालिटी का जो रॉ मटेरियल है वो किस प्राइस पे मिलेगा, उस अकॉर्डिंग उसकी प्राइसिंग करना। तो इसमें फर्स्ट जो स्टेज है वो है परचेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का परचेज। तो देखिए मटेरियल का परचेज, द क्वालिटी ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज देयर। नॉर्मल सी बात है, जो क्वालिटी है जो लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्वालिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हमने रॉ मटेरियल कैसा यूज़ किया है, यही इसी पे डिपेंड करेगी। अगर ख़राब रॉ मटेरियल यूज़ करोगे तो ख़राब फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, अगर अच्छा बेस्ट रॉ मटेरियल यूज़ करोगे तो बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट जो होगा। An improved craftsman can of course help in improving the quality of the product, but it cannot change the basic character of the raw material. कोई अच्छा क्राफ्टमैन है जो अच्छा सामान बनाता है, वो इस चीज़ को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो रियल जो उसका एस्पेक्ट है, रियल जो करेक्टर है, बेसिक करेक्टर है रॉ मटेरियल का, उसको नहीं चेंज कर सकता। इसलिए जो क्राफ्टमैन को जो रॉ मटेरियल हम देंगे वो प्रॉपर अच्छे तरीके का होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल दैट द परचेज डिपार्टमेंट शुड मेक द परचेज ऑफ द right quality and also at the right prices to avoid the cost of production, कि जो परचेज डिपार्टमेंट है उसको राइट क्वालिटी का जो कच्चा माल खरीदना चाहिए एंड आल्सो एट द राइट प्राइसेस, और सही प्राइस पर खरीदना चाहिए टू अवॉइड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अवॉइड करने के लिए, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइस ना हो जाए। ठीक है, द परचेज ऑफ सब स्टैंडर्ड मटीरियल कैन ओनली रिजल्ट इन, अगर आप सब स्टैंडर्ड मटेरियल परचेज करते हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हाई वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगा, लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो लो क्वालिटी का बनेगा, एंड मशीन ब्रेकडाउन, और मशीन में भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप अच्छा टाइप का जो रॉ मटेरियल यूज़ नहीं करते हो। तो अब देखिए फर्स्ट जो इसका वो है परचेज ऑफ मटेरियल। परचेज ऑफ मटेरियल की अब हम पढ़ेंगे परचेज साइकिल। तो चलिए स्टूडेंट परचेज साइकिल पढ़ते हैं हम। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए द परचेज साइकिल कॉन्स्टिट्यूट द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेज है परचेज साइकिल, यानी कि परचेज कैसे करते हैं हम हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए। तो फर्स्ट वन क्या है, इनिशिएटिंग द परचेज, मतलब स्टार्टअप करना परचेज का कौन करता है। द फॉलोइंग पर्सन इनिशिएट द परचेज, कौन स्टार्टअप करता है परचेज का। फर्स्ट वन द स्टोर कीपर, जो स्टोर कीपर है टू मेक अप हिज स्टॉक्स, उसके स्टॉक्स को बनाए रखने के लिए कि प्रॉपर तरीके से जितना स्टॉक चाहिए उतना स्टॉक बरकरार रहना चाहिए हमारे स्टॉक मतलब कि स्टोर में। तो स्टोर कीपर फर्स्ट पर्सन हो गया। अनदर वन इज़ द प्रोडक्शन प्लानर, जो प्रोडक्शन की प्लानिंग करता है टू एक्वायर मटेरियल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो करता है प्रोडक्शन प्लानर।
सी द डिपार्टमेंट हेड, और जो डिपार्टमेंट का हेड होगा, टू एक्वायर सच मटेरियल विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द स्टोर लिस्ट, सच मटेरियल एज आर नॉट यूजुअली केप्ट इन द स्टोर रूम, कि उन सब मटेरियल को अक्वायर करना विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द स्टोर लिस्ट के फॉर्म में पार्ट नहीं करते हैं। तो डिपार्टमेंट हेड क्या करता है, उस सब चीज़ की एक सूची बनाता है, लिस्ट बनाता है कि कौन कौन से पार्ट हैं जो स्टॉक के रूप में हमें चाहिए होंगे, और फिर वो क्या करते हैं, लास्ट में फिर ये प्लानिंग करते हैं कि इस चीज़ों की क्या करनी है, परचेज करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए परचेज रिक्वेशन, सेकेंड पार्ट है परचेज रिक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, हाँ जी, अ परचेज रिक्वेशन इज रिक्वेस्टेड मेड टू परचेज डिपार्टमेंट। परचेज रिक्वेशन नाम से देख लो, रिक्वेशन मतलब कि जितनी परचेज रिक्वायर्ड है डिपार्टमेंट के लिए, मतलब कि जो परचेज जो कि रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में चेंज कर रहा है, उसके उनको कितनी रिक्वायरमेंट है परचेज की, मतलब यानी कि मटेरियल की, इज रिक्वेस्ट टू मेड परचेज डिपार्टमेंट टू परचेज द मटेरियल एंड लिस्टेड इन इट्स फॉर्म। अपने फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, परचेज द मटेरियल जितने चाहिए हमें, उसके अंदर उसकी सारी डिस्क्रिप्शन होती है कि कितनी क्वांटिटी में चाहिए प्रोडक्ट, कौन से कोड का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, कितनी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, ठीक है, प्रोडक्ट का नेम होगा, क्वांटिटी होगी, कोड होगा, क्वालिटी होगी, और डिस्क्रिप्शन होगा उस प्रोडक्ट का। ठीक है, ये ऐसा प्रोडक्ट है इसलिए यूज़ होता है, ये चीज़ भी लिखा होगा। ठीक है, तो वो होता है परचेज रिक्वेशन फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, पहले हो गया कि इनिशिएट कौन करता है, दूसरा हो गया परचेज रिक्वेशन का फॉर्म भरेगा डिपार्टमेंट के थ्रू, वो भर के आएगा, फिर हमें ये देखा जाएगा कि हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड वन इज डिसाइडिंग द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रिलेटिंग टू परचेज। परचेज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्टर को डिसाइड करना, क्या क्या वो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं कि व्हाट टू परचेज, हमें रियल में ख़रीदना क्या है। तो जो अभी हमने जो परचेज रिक्वेशन का फॉर्म भरा है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन का कॉलम होता है, उसमें लिखा होता है कॉलम ऑफ द परचेज रिक्वेशन फॉर्म द स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी ऑफ द मटेरियल आल्सो मैंशनड। उसके अंदर मैंशनड होती है स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, कि हमें व्हाट टू परचेज, क्या परचेज करना है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, व्हेन टू परचेज, की कब माल हमारा कंजप्शन के थ्रू ख़त्म होता जा रहा है, और कब अगर ख़त्म होता जा रहा है तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर हमें क्या करना है, परचेज़ करनी है, दोबारा स्टॉक को वापस लेके आना है, जितना हम रखते हैं स्टॉक को बचा के उतना हमें वापस करना है। तो जब कंजप्शन से क्या हो गया, धीरे धीरे रॉ मटेरियल ख़त्म होता जा रहा है, तो फिर क्या करना है, हमने परचेज़ करना है, वो टाइम डिसाइड करना, और हाउ मच टू परचेज, और कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए उस स्टॉक की, वो पहले से ही प्री प्लानिंग करना। ये हो गया, डिसाइड कर लिया हमने इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब परचेज़ कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट फैक्टर डिसाइड कर लिए कि हमें क्या परचेज़ करना है, कब परचेज़ करना है, और कितनी क्वांटिटी में परचेज़ करना है। ठीक है, आगे फोर्थ वन इज़ सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि व्हाट क्या परचेज़ करना है, व्हेन कब परचेज़ करना है, और हाउ मच परचेज़, हाउ मच टू परचेज़, कि कितना अपने को परचेज़ करना है, कितनी क्वांटिटी परचेज़ करनी है, ये तो हमने डिसाइड कर लिया है। अब डिसीजन आता है किससे सप्लाई लें, किस बंदे से वो सब चीज़ परचेज़ करें, वो स्टॉक हम रॉ मटेरियल परचेज़ करें। तो अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सप्लायर्स की सिलेक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, आफ्टर रिसीविंग द परचेज रिक्वेशन, जब हमें परचेज रिक्वेशन के जो फॉर्म मिल जाएंगे कि हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, द नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट द सप्लायर टू होम द ऑर्डर्स में बी सेंट फॉर द सप्लाई। कि फिर अनदर नेक्स्ट स्टेप बनेगा, सप्लायर को सिलेक्ट करना है कि किसको हम ऑर्डर दें सप्लाई सेंड करने के लिए। ठीक है, और किसके थ्रू होगा ये, दिस इज़ डन बाय इनवाइटिंग टेंडर और कोटेशंस फ्रॉम द डिफरेंट सप्लायर्स। ठीक है, क्या होगा, हम क्या करेंगे,
इनवाइट करेंगे, सप्लायर्स को इनवाइट करेंगे कि अपने टेंडर और कोटेशन भेज दो हमें जिसकी भी प्रोडक्ट्स या जिसके भी रॉ मटेरियल अच्छे लगेंगे हमारा टेंडर उसी को जाएगा, वो हमें वो जो रॉ मटेरियल है वो हमें क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा और सप्लाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सपोज करो हमें ABCD इन जो सप्लायर्स ने क्या भेजा है, हमें टेंडर भेजा है, हमें सी का टेंडर पसंद आ गया कि हाँ भाई इसके जो रॉ मटेरियल है हमारे डिस्क्रिप्टेड रॉ मटेरियल से मैच कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी हमारे जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए उससे मैच कर रही है, तो अब हमें इसके टेंडर को क्या कर देंगे, इसका टेंडर पास कर देंगे और इससे क्या करेंगे, सप्लाई मंगवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए परचेज ऑर्डर एंड फॉलो अप। अब हमने क्या कर लिया, हमने सप्लायर को भी क्या कर लिया, चूज़ कर लिया कि हाँ भाई सप्लायर से मंगाना है सामान, तो फिर क्या करेंगे, हैविंग एक्सेप्टेड द टेंडर, फिर जब टेंडर एक्सेप्ट कर लेंगे द ऑर्डर आर प्लेस्ड बाय द परचेज डिपार्टमेंट विद द फर्म सेलेक्टेड फॉर द परचेज ऑफ रिक्वेस्टेड मटेरियल। जिस फर्म को यानी जिस सप्लायर को हमने सेलेक्ट किया है, जिसका टेंडर हमने पास किया है, उससे क्या करना है, उसको ऑर्डर प्लेस करना है। परचेज डिपार्टमेंट ये ऑर्डर क्या करेगा, प्लेस करेगा। टेंडर इज़ एन ऑफर बट द परचेज ऑर्डर इज़ द कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। देखो टेंडर तो सिर्फ ऑफर होता है ना, वो लोग सप्लायर्स हमें ऑफर देते हैं कि आप हमसे सप्लाई ले लो, ठीक है, वो ऑफर हो गया। बट द परचेज ऑर्डर इज़ द कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट विद द सप्लायर। पर लेकिन जो परचेज ऑर्डर, जो हम परचेज ऑर्डर कर देंगे कि हाँ भाई तुमने हमें टेंडर सेंड किया था, अब हमें तुम्हारा टेंडर पसंद आ गया, हमारी क्वालिटी को मैच होता है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, आपको परचेज के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, परचेज ऑर्डर लगा रहे हैं। तो ये क्या है, एग्रीमेंट है सप्लायर के साथ। परचेज ऑर्डर इज आल्सो नोन एज सप्लाई ऑर्डर। परचेज ऑर्डर का दूसरा नाम क्या हो गया भाई, सप्लाई ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी, द परचेज ऑर्डर शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंटेड फॉर्म एंड शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी डिटेल्स सच एज क्वालिटी। देखो एक जो परचेज ऑर्डर होगा ना हमारा, वो एक प्रिंटेड फॉर्म में होगा, उसके अंदर सारी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी किस रिगार्डिंग, क्वांटिटी कितनी होगी, क्वालिटी कैसी होगी, इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स इस तरीके का होना चाहिए, रेट्स जो हमने अप्रूव करी इतनी रेट पर हमें दोगे, प्लेस एंड डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ डिलीवरी अब कहाँ लोगे, कब लोगे और कहाँ लोगे प्लेस, मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू लोगे वो, और टर्म्स ऑफ पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन आपने क्या रखी है, वो सब चीज़ इसके अंदर क्या होगा, मेंशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए रिसीट ऑफ गुड्स। अब हमने परचेज ऑर्डर लगाया था, अब हमें उसकी क्या मिलेगी, अब हमें उसे उसकी रिसीट मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, रिसीट मिल जाएगी, तो देखो रिसीट मतलब प्राप्त हो गई हैं वो गुड हमें। इन बिग अंडरटेकिंग्स अ सेपरेट डिपार्टमेंट नोन एज रिसीविंग डिपार्टमेंट रिसीव द सप्लाई एंड इन स्मॉल अंडरटेकिंग दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द स्टोर कीपर। यानी कि देखिए कोई एक बड़ा डिपार्टमेंट है, उसके अंदर तो एक अलग से ही सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया होता है, रिसीविंग डिपार्टमेंट। ठीक है, लेकिन छोटे डिपार्टमेंट है, ये छोटा डिपार्टमेंट है, इसके अंदर तो जो स्टोर कीपर होता है वही रिसीव करता है। देखो यानी कि नॉर्मल प्रोसेस में हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने परचेज को डिस्क्राइब किया कि हमें इस चीज़ की परचेज चाहिए, मतलब इस चीज़ को ख़रीदना है, इस रॉ मटेरियल को ख़रीदना है। फिर उसके बाद सप्लायर ढूंढे, सप्लायर ने अपने अपने टेंडर हमारे को ऑफ़र किए, फिर हमने टेंडर को पास किया, ठीक है, और फिर परचेज़ ऑर्डर लगा दिया पास करके। परचेज़ ऑर्डर करने के बाद जब हमारी सप्लाई की डेट आई तो हमारे पास सप्लाई आएगी, यानी कि जो ऑर्डर हमने ऑर्डर किया था वो हमें रिसीव होगा। अब बड़े डिपार्टमेंट में तो कोई बड़ा डिपार्टमेंट है, उसमें तो एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया होता है जो सप्लाई को रिसीव करता है, उसे रिसीविंग डिपार्टमेंट बोलते हैं। लेकिन छोटे डिपार्टमेंट के पास इतना बजट नहीं होता कि वो रिसीविंग डिपार्टमेंट बनाए, इसलिए जो स्टोर कीपर होता है वही ये रिसीविंग करने का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आई ये बात, आगे देखिए। द रिसीविंग डिपार्टमेंट चेक्स द सप्लाईज फ्रॉम द कॉपी ऑफ परचेज। रिसीविंग डिपार्टमेंट जो होगा वो क्या करेगा, सप्लाई को चेक करेगा, कॉपी ऑफ द परचेज, जो भी परचेज ऑर्डर हमने किसके पास भेजा था, सप्लायर के पास भेजा था, वो एक जो है वो उसको क्या करेगा, उससे मैच करेगा कि जो हमने परचेज ऑर्डर भेजा था हमारी कंपनी में, वो परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग सप्लाई आई है या नहीं आई, एंड प्रिपेयर हिज रिपोर्ट ऑफ द गुड्स रिसीव्ड।
और अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा जो उसने गुड्स रिसीव करी हैं उसके बिहाफ पे। ठीक है स्टूडेंट्स। 7th है इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स रिसीव्ड। देखो गुड्स रिसीव हो गई, उस स्टोर कीपर ने अपने स्टोर में रख ली, रिसीविंग डिपार्टमेंट ने अपने अंदर रिसीविंग डिपार्टमेंट के अंदर रख ली। ठीक है, अब वो गुड्स आ गई हैं, सप्लाई हमारे पास आ गई है। अब जो गुड्स हमने रिसीव करी है, यानी जो सप्लाई हमने रिसीव करी है, उसकी इंस्पेक्शन करवानी है कि वो प्रॉपर जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा था उसी क्वालिटी के अकॉर्डिंग है, उसी क्वांटिटी में है, वही कोड नंबर की है क्या नहीं, ये सब चीज़ देखना है हमको। तो अब क्या होगी, इन गुड्स की, इन सप्लाई की क्या होगी, इंस्पेक्शन होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, द इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट मेक्स एन इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स रिसीव्ड रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन। क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन मीन्स जो चीज़ मंगाई थी वैसी ही आई है या फिर कुछ और आया है। ठीक है, वेयर द मटीरियल 1 are of small value it or dependable standards have been laid down or where the material do not affect the final product appreciability, कि जो मटेरियल है वो प्रॉपर तरीके से फाइनल प्रोडक्ट की एप्रिशिएबिलिटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है कि नहीं करता। द इंस्पेक्शन कैन बी डन बाय रैंडम सैम्पलिंग बट इन केस ऑफ कॉस्टली मटेरियल और वेयर द क्वालिटी मैटर्स इंस्पेक्शन हैज़ टू बी रिजिड। देखो मोस्ट ऑफ जो इंस्पेक्शन होता है वो सैम्पल के बेस पे निकाल लेते हैं। कैसे, जैसे पूरा लोट आया है, लोट में से 2-3 सैंपल निकाल लेंगे और फिर उसको चेक करेंगे कि हाँ भाई क्वालिटी उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। बट अगर एक्सपेंसिव मटेरियल है तो उसके रिगार्डिंग जो इंस्पेक्शन होगी वो भी रिजिड होगी। ठीक है, उसको भी बहुत ध्यान से किया जाएगा। आगे देखिए, पासिंग इनवॉइस फॉर पेमेंट। जो इनवॉइस भेजेगा, देखो जो सप्लायर होगा वो हमें क्या करेगा, सप्लाई भेजेगा और साथ में इनवॉइस भेजेगा कि आपका इतना बिल बनता है और आपको इसको पेमेंट करनी है। तो आगे कैसे होगा इसका देखो, द इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर आर पास्ड ऑन टू द स्टोर अकाउंटेंट। कहाँ जाएगा, स्टोर अकाउंटेंट के पास जाएगा जो इनवॉइस आया है वहाँ से। हु चेक्स द इनवॉइस विद द सप्लायर कोटेशन। फिर वो क्या करेगा, जो इनवॉइस बनाया हुआ है उसने उसको चेक करेगा सप्लायर के कोटेशन से। कॉपी ऑफ द परचेज ऑर्डर, जितना हमने परचेज ऑर्डर लगाया था उसकी कॉपी भी उसके पास होगी, उसमें चेक करेगा कि हाँ इतना ही था कि लॉट। एंड गुड्स रिसीव्ड नॉट, और गुड्स जो रिसीव करे हैं रिसीविंग अकाउंटेंट ने या फिर स्टोर कीपर ने, उसका गुड्स रिसीव्ड नोट होता है उससे चेक करेगा। द क्वान्टिटी, क्वालिटी एंड रेट्स ऑफ मटेरियल आर चेकड एंड वेरीफाइड। जो भी आपका रॉ मटेरियल आया है, सप्लाई आई है, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी एंड रेट्स ऑफ मटेरियल चेक किए जाएंगे, अकाउंटेंट ये चेक करेगा। टोटल एंड द कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट्स आर आल्सो चेक, टोटल भी चेक होगा और जो कैलकुलेशन की हुई है वो भी चेक होंगी। देयर आफ्टर द इनवॉइस हैविंग बीन अप्रूव्ड आर सेंड टू द पे डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट। फिर जो अकाउंटेंट के चेक करने के बाद, स्टोर अकाउंटेंट के चेक होने के बाद वो पे डिपार्टमेंट में जाएगा और वहाँ से वो बिल जो है, इनवॉइस बिल, वो क्या होगा, पेमेंट की जाएगी उसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये समझ में आ गई आपको क्या थी ये परचेज साइकिल थी कि कैसे परचेज साइकिल में स्टेजेस होते हैं। अब देखिए एक इलिस्ट्रेशन दे रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखना ये इलिस्ट्रेशन। पहले हम क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। आफ्टर इनवाइटिंग टेंडर 2 कोटेशंस आर रिसीव्ड एज अंडर। हमने क्या करा था, टेंडर इनवाइट करे थे, हाँ भाई अपने अपने टेंडर भेजो। तो सप्लायर ने 2 कोटेशन भेजे हैं अपने को, सप्लायर ए ने और बी ने। ए ने भेजा है कि 2.20 पर यूनिट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आपको सप्लाई करेंगे, और बी ने भेजा है 2.10 पर यूनिट प्लस में 2000 रुपये लेंगे फिक्स चार्जेस। ठीक है, ये अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, ए और बी 2 पार्ट कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट देखिए, कैलकुलेट द ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब ऑर्डर क्वांटिटी आप कितना ऑर्डर यूनिट्स के लिए लगाएंगे, कितनी यूनिट्स के लिए ऑर्डर लगाएंगे। फॉर विच द परचेज प्राइस पर यूनिट विल बी द सेम, जिसके लिए परचेज प्राइस पर यूनिट विल बी द सेम, यानी कि दोनों के जो परचेज प्राइस बनेंगे वो सेम आएंगे। ठीक है, कितनी क्वांटिटी के लिए लगाएंगे ये कैलकुलेट करना है। दूसरा, सेलेक्ट द सप्लायर इफ़ द परचेज ऑफिसर वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर 15,000 यूनिट्स। अगर परचेज ऑफिसर 15,000 यूनिट्स के लिए क्या करना चाहता है, ऑर्डर प्लेस करना चाहता है, तो आपको सप्लायर
सेलेक्ट करना है कि ए से करोगे या बी से करोगे। तो जिससे कम हमारी लागत आएगी, जिसमें कम कॉस्ट बैठ रहा है ना, उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट सेलेक्ट करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ द ऑर्डर क्वांटिटी फॉर विच द परचेज प्राइस पर यूनिट विल बी सेम। परचेज प्राइस सेम होना चाहिए। तो इसमें क्या बोला है, देखो परचेज प्राइस सेम होना चाहिए। फर्स्ट वाले का ए का परचेज प्राइस है 220, है ना, दूसरे का है 210, ठीक है 2.10। तो पहले सबसे पहले डिफरेंस कर लो, कितना प्राइस में 0.10 में है 10 का। और फिक्स्ड प्राइस कितना है, डिफरेंस जो है टू कवर द फिक्स चार्जेस 2000 थे, और उसको कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2000 को हम जो डिफरेंस है प्राइस में 0.10 से डिवाइड कर देंगे, 20,000 यूनिट्स आ जाएंगे। यहाँ से हमारा आंसर निकल गया 20,000 यूनिट्स। यानी कि 20,000 यूनिट्स अगर हम परचेज करते हैं तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा वो सेम आएगा। देखो कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये सप्लायर ए है, ये सप्लायर बी है। 20,000 यूनिट्स मानाइए, हमने आंसर निकाला है। 20,000 यूनिट्स को 2.20 था ना उसका प्राइस, 2.20 से मल्टीप्लाई करके देखो 44,000 रुपये आता है, ठीक है। और इसमें भी अगर 20,000 रुपये को 2.10 से मल्टीप्लाई कर लो 42,000 आएगा, प्लस में 2,000 रुपये फिक्स चार्जेस थे, 2,000 रुपये ऐड कर दो 44,000, दोनों का सेम कॉस्ट आ गया, ठीक है। तो कितनी यूनिट्स के लिए आंसर क्या निकला है, हमारा आंसर निकला है 20,000 यूनिट्स के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, आगे इसने बोला था कि सप्लायर को सिलेक्ट करना है जब 15,000 यूनिट्स के लिए हमें क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है। देखिए सिलेक्ट द सप्लायर, तो सप्लायर ए के लिए अगर 15,000 यूनिट्स करते हैं तो 15,000 यूनिट्स प्लस में इनटू में 2.20 से हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 33,000 रुपये आ गया, ठीक है। और सप्लायर बी के लिए 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 210 से, प्लस में 2,000 फिक्स चार्जेस हैं उसको ऐड करेंगे, इधर आएगा 33,500। तो कौन सा ज़्यादा है प्राइस, 33,000 या 33,500? 33,500। तो हमें उस सप्लायर को चूज़ करना होगा जिसको हमें कम पैसे पे करने पड़े। देखो 15,000 यूनिट ही इससे आएगी, 15,000 यूनिट ही इससे आएगी। इसके लिए हमें 33,000 रुपये देने पड़ रहे हैं और इसके लिए हमें 33,500 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो किसको चूज़ करेंगे हम, 500 रुपये हमें कमी आ रही है तो ए को चूज़ करेंगे। तो हमने इन दिस केस सप्लायर ए विल हैव टू बी सिलेक्टेड, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आई है आपको टेंडर वाला, कि हमने टेंडर इनवाइट किए, उसमें 2 कोटेशन आई, उसको कैसे रिसीव करेंगे और किसको टेंडर देंगे हम, ये सब चीज़ का कोटेशन हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक था इसमें हमने पढ़ी परचेज साइकिल। परचेज साइकिल में फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएटिंग द परचेज, कौन इनिशिएट करता है, परचेज रिक्वेशन का फॉर्म भरा जाता है, इसमें डिस्क्रिप्शन होती है, क्वालिटी क्वांटिटी परचेज की, परचेज कोड होता है, ठीक है। फिर थर्ड ये देखते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं, उनको डिसाइड करते हैं कि क्या खरीदना है, कब खरीदना है और हाउ मच कितना खरीदना है। सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, जब ये पता चल गया हमको कि क्या खरीदना है, कब खरीदना है और कितना खरीदना है, उसके बाद हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है सप्लायर से कि किससे खरीदना है हमें, ठीक है। फिर उनसे टेंडर और कोटेशन मंगवा लेंगे और फिर जब जिसका टेंडर और कोटेशन अच्छा लगा हमें उसको परचेज ऑर्डर डाल देंगे जितना हमें क्वांटिटी परचेज करनी है। फिर उसके बाद गुड्स को रिसीव करेंगे। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो गुड्स रिसीव करता है वो रिसीविंग डिपार्टमेंट होता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर कीपर रिसीव कर लेता है। फिर उसके बाद जो रिसीव करी हैं गुड्स उनको इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन करने के बाद जब प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्टेड हो गया है वो, फिर पासिंग इनवॉइस फॉर पेमेंट, जो सप्लायर ने हमें इनवॉइस भेजा है उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी और फिर पेमेंट के लिए भेजा जाएगा। स्टोर अकाउंटेंट क्या करेगा, उसकी इंस्पेक्शन करेगा, उसको मैच करेगा हमारे परचेज ऑर्डर से और गुड्स रिसीव नोट से। अगर वो सही निकलेगा, सब कुछ टोटल वगैरह सब कुछ सही है, कैलकुलेशन सही है, तो फिर वो पे डिपार्टमेंट के पास भेज देगा उसको पेमेंट के लिए, ठीक है। और फिर वो पे डिपार्टमेंट क्या कर देगा, सप्लायर को पे कर देगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। और एक इलिस्ट्रेशन पढ़ा हमने टेंडर को कैसे हम रिसीव करेंगे, कोटेशन देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो समझ आई होगी और पसंद आई होगी और बिल्कुल आपको ये जो आज का जो टॉपिक था वो क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।